सो वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग केमिस्ट्री का नया चैप्टर सॉल्यूशंस लेके आए हैं, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ना। अप्रॉक्स 9 मार्क्स का, 8 से 9 मार्क्स का ये बोर्ड में आपको दिखेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी वाइज भी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो 3 मेजर टॉपिक्स हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैन हॉफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स, और राउल्स लॉ और हेनरी लॉ की थोड़ी थोड़ी जो डेफिनेशंस हैं, तो सबको कवर करेंगे। 3 वीडियोस का पार्ट रहेगा इनका, जिसमें हम पहले वीडियो में, इस वाले वीडियो में आपको आइडियल नॉन आइडियल फ्लूइड तक और हेनरी लॉ, राउल्स लॉ के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और लास्ट में वेन हॉफ फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। समझिए, हमने बचपन में पढ़ा था मिक्सचर एक को। अब मिक्सचर क्या होता है समझिएगा भाई। मिक्सचर हमने पता है कि 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है, मतलब दो मिक्सचर डिवाइडेड है 2 चीज़ों में। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन सेम हो, जिसमें कंसंट्रेशन सेम हो, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस वो है जिसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन की 2 चीज़ें हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी बताएंगे, तो आप चाहें तो 1.5 पे भी दे सकते हैं। तो सेम कंसंट्रेशन है, डिफरेंट कंसंट्रेशन है। समझिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो जब यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन के साथ होता है, हमने कहा सेम कंसंट्रेशन मतलब उसमें एक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन है, यही होमोजीनियस मिक्सचर्स को ही सॉल्यूशंस कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू फेज। अकॉर्डिंग टू फेज कैसे? कि वो गैसियस सॉल्यूशन है। 3 फेजेस होती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। कि लिक्विड सॉल्यूशन है कि सॉलिड सॉल्यूशन है। तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा होता है कंपोनेंट। अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट कैसे डिवाइड किया है? अगर सॉल्यूशन किसी 2 चीज़ों से मिलकर बना है तो उसे बाइनरी कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, जब वो किसी 2 चीज़ों से मिलकर बना हो। अगर 3 चीज़ों से मिलकर बना है तो टर्नरी, 3 से, और 4 से तो क्वाटरनरी। ठीक। और तीसरा है कि अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट उसे कैसे डिवाइड किया गया है, कि जो सॉल्वेंट है उसके हिसाब से। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अगर अल्कोहल सॉल्यूशन है, अल्कोहल सॉल्वेंट है, तो उसे कहते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन। और थर्ड, अगर अमोनिया सॉल्यूशन है तो उसे कहते हैं कि लिक्विड अमोनिया, मतलब अगर लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन है तो अमोनिकल सॉल्यूशन होता है। और अगर वाटर नहीं है तो उसे नॉन एक्वस कहते हैं। अगर H2O नहीं है तो उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ये तो है कि कैसे सॉल्यूशन फेजेस के हिसाब से डिवाइड किए गए। अब हम किसी सॉल्यूशन में कैसे समझते हैं कि कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूशन है? समझिए भैया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, हमें पता है ये बात। सॉल्यूट क्या होता है? जैसे जो डाला जा रहा है, मतलब जैसे शुगर। सॉल्वेंट क्या है? जिसमें डाला जा रहा है, मतलब वाटर। और दोनों मिलके जो बने हैं, एक शुगर सॉल्यूशन बना है, तो वो उसका सॉल्यूशन होता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें किसी क्वेश्चन में देख के कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? देखो, जो फेज सॉल्वेंट का होगा, सबसे पहली ट्रिक तो यह है कि जैसा फेज सॉल्वेंट का होगा वैसा ही सॉल्यूशन का होगा। मतलब अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड आएगा, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस आएगा। फॉर एग्जांपल हम कहें गैस और लिक्विड मिले, जिसमें गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन भी, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? तो हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन क्या नाम है, सॉल्वेंट जो है लिक्विड जैसा बनेगा। या फिर इसे ऐसे समझा जाए, जैसे हम एक एग्जांपल लें, गैस प्लस सॉलिड गिव राइज टू गैसियस सॉल्यूशन। अब हमसे कोई पूछे इसमें सॉल्वेंट क्या है, तो भाई जब सॉल्यूशन गैसियस है तो सॉल्वेंट का फेज भी वही होगा गैस, तो बस ये सॉल्वेंट है। मतलब सॉल्यूशन का फेज और सॉल्वेंट का फेज सेम होता है। अब कहते हैं अगर सब सेम हुए, अगर सॉल्यूट भी सेम हुआ, तब क्या करेंगे? तो देखो, अगर ये भी गैस हो जाता या ये दोनों लिक्विड हो जाते, तब क्या करते? जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको कंसीडर करते हैं। जैसे लिक्विड और लिक्विड जुड़ के एक लिक्विड सॉल्यूशन बना। अब ये लिक्विड लेस है और ये लिक्विड मोर है, तो जो लिक्विड मोर है वो सॉल्वेंट है।
तीसरा, अगर दोनों की कंसेंट, अगर दोनों सेम अमाउंट में भी हैं, कह रहा है दोनों सेम अमाउंट में भी हैं और दोनों सेम ही चीज है, तब क्या करें? तो जिसकी कंसंट्रेशन लो होगी, कंसंट्रेशन लो मतलब जो पतला होगा, भाई एक सॉल्यूशन गाढ़ा ज्यादा होगा एक पतला, तो जो सॉल्यूशन पतला होगा उसको हम सॉल्वेंट के सॉरी जो भी इन दोनों में ज्यादा कम कंसंट्रेटेड होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट की तरह से ट्रीट करेंगे। अब समझिए एक चीज को कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कई तरीके की कंसंट्रेशन होती है। अगर मुझसे डिवाइडेड करें तो एक होती है, मतलब जो हमें बेसिकली जिसकी जरूरत है उनको हम बता दें। पहली बात तो कंसंट्रेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के। भाई कोई चीज में जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा वो कंसंट्रेटेड होगी। और इनवर्सली होता है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के। अगर हम कोई शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो जितनी ज्यादा चीनी डालेंगे उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, और जितना ज्यादा पानी डालेंगे उतना कम कंसंट्रेटेड होगा। अब कंसंट्रेशन होती कैसी कैसी है? एक होती है स्ट्रेंथ, हमें जो जरूरत है वो है मोलैरिटी की। मोलैलिटी की, पहले तो इन दोनों को समझते हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या है, इनके बारे में कुछ इनके फॉर्मूले समझिए। अगर हम बात करें मोलैरिटी की, क्या होता है मोलैरिटी, तो समझिए जैसे कि अगर हम एक वी नाम के सॉल्यूशन में, वी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के एन मोल्स को डाल दें, एन मोल सॉल्यूट वी लीटर सॉल्यूशन में डालें, तब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? तो समझिएगा, हमने वी लीटर सॉल्यूशन में एन मोल्स सॉल्यूट के डाले, मतलब हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में एन अपॉन वी मोल्स डाले सॉल्यूट के, एन अपॉन वी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाला, ठीक है। तो ये जो एन अपॉन वी आया है यही मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या है? एन अपॉन वी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। लेकिन अब इसे हम ओपन करते हैं, कैसे समझिएगा। मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला ही बता रहे हैं, मोलैरिटी भी समझिए, अभी मोलैरिटी समझिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या भाई? एन अपॉन वी था, ठीक है, जिसमें हमें वी को लीटर में रखना है, ये भी याद रखिएगा। तो मोल्स क्या हुए? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें वॉल्यूम रखनी है लीटर में, तो अगर हम लीटर को मिली लीटर में चेंज करें तो वॉल्यूम एमएल में रख देंगे, तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करा देंगे। भाई 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो इसलिए अगर हम लीटर को एमएल में बदलेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बनता है, मोलैरिटी का कैपिटल एम से मोलैरिटी को डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से मोलैलिटी आती है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आता है एम इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय ऊपर 1000 और नीचे वी इन एमएल। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। अब मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी क्या होता है कि जब हम उसमें लीटर में सॉल्यूशन था, इसमें अगर हम कहते हैं कि WkG सॉल्वेंट है, उसमें क्या था भाई? लीटर में था, तो हम किसी लिक्विड में हम कोई सॉल्यूट डाल रहे थे तब हमें मोलैरिटी मिल रही थी। और मोलैलिटी कब है? जब सॉलिड में ही सॉलिड डालें। WkG सॉल्वेंट है और उसमें हमने n मोल सॉल्यूट डाले, तो WkG में n मोल डाले, तो 1 kg में कितने डाले? n/W, और W लेना हमें kg में है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलैरिटी, मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम, जो किसके बराबर है? n अपॉन W के, W जो होना चाहिए kg में, मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो वेट इन ग्राम हो तो ऊपर 1000 रखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि m इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन W इन ग्राम। ये जो है ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, मतलब इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है तो ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है। और मोलैलिटी जो है वो देखिए वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, उसमें वॉल्यूम कहीं नहीं आ रहा। तो कहते हैं विच इज द बेस्ट कंसंट्रेशन, सबसे अच्छी कंसंट्रेशन क्या होती है? बहुत सारी देगा, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ppm, ppb सब बताएंगे भी। तो हम लोग कहते हैं बेस्ट एम होती है, मतलब मोलैलिटी बेस्ट है, मोलैलिटी बेस्ट कंसंट्रेशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोलैलिटी में वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है, वो तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए वो बेस्ट है।
अब कुछ ट्रिकी फॉर्मूले समझिए। मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला होता है जो कि जेई वगैरह में भी बहुत काम आता है, इससे सवाल भी आया था डायरेक्ट, अभी दिखाएंगे बाद में। होता है परसेंटेज बाय मास मल्टीप्लाइड बाय डी, डी मतलब डेंसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा परसेंटेज बाय मास इतना है किसी चीज का, उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना, उसकी डेंसिटी इतनी है, उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला कई लोग नहीं लगा के उसी से करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, बस ये है। तब तुम डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम करोगे टाइम लग जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। एक रिलेशन समझिए कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है। ये रिलेशन को याद रखिएगा। स्मॉल एम जो होता है मतलब मोलैलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय 1000 डी माइनस एम। अब कुछ ट्रिकी फॉर्मूले समझिए। मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला होता है जो कि जेई वगैरह में भी बहुत काम आता है, इससे सवाल भी आया था डायरेक्ट, अभी दिखाएंगे बाद में। होता है परसेंटेज बाय मास मल्टीप्लाइड बाय डी, डी मतलब डेंसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा परसेंटेज बाय मास इतना है किसी चीज का, उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना, उसकी डेंसिटी इतनी है, उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला कई लोग नहीं लगा के उसी से करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, बस ये है। तब तुम डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम करोगे टाइम लग जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। एक रिलेशन समझिए कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है। ये रिलेशन को याद रखिएगा। स्मॉल एम जो होता है मतलब मोलैलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय 1000 डी माइनस एम एम इंटू मॉलिक्यूलर वेट। पूरा फॉर्मूला ये है कि स्मॉल एम इज इक्वल्स टू कैपिटल एम मल्टीप्लाइज बाय 1000 अपॉन 1000 डी माइनस मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद आते हैं हम लोग कि पीपीएम, पीपीबी और ये सब क्या होते हैं और कैसे इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं। समझिए, कहते हैं कि परसेंटेज बाय मास क्या है। परसेंटेज बाय मास का मतलब है डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू ऊपर वाला डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट में पूछा है। तो ये हो गया परसेंटेज बाय मास। अब परसेंटेज बाय मास को डब्ल्यू बाय वी कर दे, अगर वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पूछे तब क्या हो जाएगा भाई, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब v बाय वी पूछ ले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। पीपीएम क्या होता है, पीपीएम बाय मास मतलब पार्ट पर मिलियन बाय मास, और पीपीवी क्या होता है, बाय मास। अभी दोनों मास की बात करेंगे, फिर वॉल्यूम की भी बात कर लेंगे, पीपीएम बाय वॉल्यूम और पीपीएम बाय पीपीबी बाय वॉल्यूम। ये क्या है, यह है पार्ट पर मिलियन, ये भी एक कंसंट्रेशन होती है। ये पार्ट पर बिलियन, मास के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेम यही फॉर्मूले जो यहां थे, मतलब पीपीएम बाय मास पूछा है या पीपीबी बाय मास पूछा है तो फॉर्मूला यही होगा क्या, कि भैया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। बस डिफरेंस आएगा मल्टीप्लाई कराने में। भाई पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, मतलब तब जब है, अगर पीपीएम की बात होगी तब इसमें मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6, क्योंकि मिलियन की बात कर रहा है, और जब पार्ट पर बिलियन पे आएगा तो 10 की पावर 9 कर देंगे। सेम वॉल्यूम के लिए यहां पे करेंगे कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट पर मिलियन की बात करेगा 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई, पार्ट पर बिलियन की सॉरी पार्ट पर मिलियन के बारे में बात करेगा 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई, और पार्ट पर बिलियन के बारे में बात करेगा तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इसके बाद टॉपिक आता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है और कैसे हम जैसे कभी कभार दिया होता है 20% m या 20m, इसका क्या मतलब है अभी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भैया मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन अगर डेफिनेशन वाइज बताएं तो है, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब समझो कि भाई टोटल कितने मोल्स हैं सॉल्यूशन में अपॉन जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं उसके कितने मोल हैं। जैसे एक सॉल्यूशन है,
इसमें ए के Na मोल्स हैं, बी के Nb मोल्स हैं और सी के Nc मोल्स हैं। मतलब जैसे कि इसमें सोडियम डाला, मैग्नीशियम डाला, एल्यूमिनियम डाला, कुछ भी डाला। अब वो कह रहा है इसके इतने मोल्स हैं, ये 2 मोल हैं, 3 हैं, 4 हैं, ठीक। तो पूछेगा कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना है। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ए का कितना है, तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, मतलब Na अपॉन भाई मोल्स ऑफ ए Na था अपॉन जितने मोल्स हैं उसमें पूरे, तो Na प्लस Nb प्लस Nc, उसके कितने मोल्स हैं प्लस टोटल मोल्स हैं कितने उसमें, इसका डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात पूछेगा तो Nb अपॉन पूरे मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc। और एक चीज रिमेंबर रखिएगा, हमेशा मोल फ्रैक्शन ए, मोल फ्रैक्शन बी, मोल फ्रैक्शन सी, मतलब जितने कंपोनेंट हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा, तभी तो सॉल्यूशन बना। भाई ये सबके मोल फ्रैक्शन जुड़े होंगे तब जाके वो सॉल्यूशन बना होगा। तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट को जोड़ के 1 आता है, मतलब तब सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। समझिएगा, अगर उसने कहा है कि 0.25 m है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, अब ये कैपिटल M है, कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी। तो पहली बात तो हमें ये पता है कि इसकी मोलैरिटी 0.25 है, लेकिन हमें न्यूमेरिकल में कैसे करना होगा। हमें ये पता चला कि इस कंपाउंड में 0.25 मोल्स हैं सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में। भाई मोलैरिटी की डेफिनेशन ही यही थी कि कितने मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसने बता दिया 0.25 मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर कहते 0.5 स्मॉल m है, इसका मतलब क्या है कि 0.5 मोल्स सॉल्यूट है 1 kg सॉल्वेंट में, क्योंकि तब kg में चलता है, ठीक। अब जैसे W/W की बारे में बात करें कि 20% W/W का क्या मतलब है, तो इसके 2 मतलब हुए। एक मतलब तो ये कि 20 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, उसने ये बता दिया। या फिर हम इसे ये भी तो कह सकते हैं कि 20 ग्राम सॉल्यूट है 80 ग्राम सॉल्वेंट में। भाई समझना, भाई 20 ग्राम सॉल्यूट अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई 80 और 20 मिलके 100 हुए होंगे, तो सॉल्यूट 80 ग्राम होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एक तो हम इसे ये पढ़ सकते हैं कि 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में, और या तो ये पढ़ सकते हैं कि 20 ग्राम सॉल्यूट 80 ग्राम सॉल्वेंट में है। इसे W/V के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब जैसे हम कहें 25% W/V है, तब लेकिन एक ही चीज लिख सकते हैं। अगर V/V हुआ तब तो लिख सकते हैं। जैसे इसमें हम ये लिखेंगे कि भैया 25 ग्राम सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते कि 25 ग्राम सॉल्यूट है 100 में से 25 को माइनस कर दो 75 ml, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम सेम कंसंट्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ ग्राम होता यहाँ ग्राम होता तो हम कह देते जैसे इसमें किया था, लेकिन लीटर के केस में हम ये नहीं कहेंगे। तो इसका बस एक ही चीज पॉसिबल होगी, क्या कि भाई 25 ग्राम सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन। ये आप बात समझ गए होंगे। कुछ टर्म समझिए। सेमी मोलर मतलब होता है सेमी मोलर कि m से 2 का डिवाइड करा दिया। डेसी मतलब डेसी मोलर, m का 10 से डिवाइड हो गया। डेकामोलर मतलब m का मल्टीप्लाई 10 से हुआ, और सेंटीमोलर मतलब होता है m का डिवाइड 100 से हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे क्वेश्चन है 2.46 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड सॉल्यूशन इज मेड 100 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हमें पता है कि भैया उसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किन किन चीजों से मिला है। भाई उसने कहा NaOH डाला गया है सॉल्यूशन में। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट उसने दिया हुआ है कितना, 40, और वेट कितना दिया हुआ है 2.46। भाई वो वेट उसका इतना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 40 है। इतना NaOH जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना था वो डिसॉल्व किया गया वाटर में। तो इसका सॉल्यूशन में दूसरा कंपोनेंट क्या, एक NaOH है, दूसरा वाटर है, वाटर में डिसॉल्व किया गया। और 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि 1 लीटर। भाई सॉरी 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml। मोलारिटी पूछिए, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। हमें वेट पता है, हाँ पता है भाई 2.46। मॉलिक्यूलर वेट 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और वॉल्यूम इन ml कितनी है 100। सॉल्व कर दिया जाएगा 0.615 m आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो अभी तक हमने जो कुछ बताया था ये एक बेसिक था। जब 11th में आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नहीं पढ़े थे मोलैरिटी वगैरह के, तो उसके लिए पढ़ा दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल कैसे करोगे। अब इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स पे शुरू होते हैं, जहां से पहला टॉपिक आता है हेनरी लॉ क्या होता है। हेनरी लॉ और राउल्स लॉ, ये दो यहाँ से टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं, यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट होता है। हेनरी लॉ क्या है, तो उससे पहले तो समझो इसमें हेनरी लॉ में करना क्या है। समझो एक बीकर है ये, और इसमें यहाँ पर तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर हम एक प्रेशर लगा रहे हैं, एक हमने पिस्टन टाइप की ली है, और उससे हम नीचे को प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक। यहाँ एम मास है, यहाँ एम मास है, मतलब समझ लो 2 ईंटें रख दी हैं और इसको दबा रहे हैं नीचे को, ठीक है। तो इसके बीच में गैस के मॉलिक्यूल्स भी हैं कुछ। सबसे नीचे लिक्विड है, गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, और ऊपर से हम प्रेशर दे रहे हैं। तो गैस लिक्विड पे कुछ प्रेशर डाल रही होगी, तो हमें एक चीज तो पता चली कि जितना ज्यादा एम होगा उतना ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। मास प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, जितना ज्यादा यहाँ पे रखा होगा, जितने ज्यादा तुम दम लगाओगे उतना ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड पे। तो हमें पहली बात तो ये समझ आई कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ तो m इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लाई के पी, के कांस्टेंट लाई, पी तो प्रेशर ही था। तो ये m क्या है, मास ऑफ गैस। भाई हमने प्रेशर डाला, जिस मास की गैस थी, जितनी गैस थी, उस गैस ने लिक्विड पे प्रेशर मारा। तो गैस जितने ज्यादा मास की होगी, जितनी ज्यादा भारी गैस होगी, उतना ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। के कांस्टेंट है, और पी क्या है, प्रेशर। कैसा प्रेशर है ये, पार्शियल प्रेशर है। अब पार्शियल प्रेशर कैसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन लिक्विड। एक बात समझो, अब ये पार्शियल क्यों कहा, भाई गैस पे प्रेशर आया तो ऐसा थोड़ी ये सारा प्रेशर गैस लिक्विड पे ही डाल देगी। अरे भाई वो ऊपर भी तो डालेगी प्रेशर। कोई चीज जब तुम धक्का देते हो किसी को, न्यूटन का 3rd लॉ, तो वो भी तुम्हें धक्का देगा, तो नीचे भी प्रेशर देगा, ऊपर भी प्रेशर देगा। तो कुछ पार्शियल प्रेशर आया ना लिक्विड पे, सारा प्रेशर नहीं आ गया, इसलिए उसे पार्शियल प्रेशर का नाम दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हमें एक बात बताओ भाई, किसी चीज का जितना ज्यादा मास होता है उसका उतना ज्यादा मोल्स होते हैं। भाई मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो भाई जितना ज्यादा उसका वेट होगा उतना ज्यादा उसके मोल्स होंगे। तो मास मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितने ज्यादा मोल होंगे उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा। हाँ भाई ये भी बात सही है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या पड़ा था भाई, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो जितने ज्यादा उसके मोल्स होंगे उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा। तो अभी तक हम ये बात समझ गए कि भाई जितना ज्यादा मास उतने ज्यादा मोल, जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन। तो इनडायरेक्टली हम ये समझे कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा। तो अब मास प्रेशर के डायरेक्टली है, तो मास ऑफ गैस प्रेशर के डायरेक्टली है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट ला है, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के डैश पी, ठीक। के डैश क्या है, 1/k कर दो इसको, तो हम कहते हैं P इज इक्वल टू, इस के को नीचे भेजो, इस के को इसके नीचे भेजेंगे तो क्या होगा, 1/k डैश x ऑफ गैस, मतलब मोल्स ऑफ गैस। ये एक फॉर्मूला सा आया। ये जो 1/k आया है ना, ये जो 1/k डैश है, इसको हम KH से डिनोट कर देंगे बाद में, और इस KH को कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। अभी तक बात समझ आई कि भैया मोल्स फ्रैक्शन प्रेशर के डायरेक्टली हो जाएगा, तो हमने के डैश पी रख दिया और के डैश को नीचे भेजा तो 1/k बचा, और जो 1/k है इसको KH लिख दिया। तो फॉर्मूला आ गया कि P इज इक्वल्स टू KH मोल्स ऑफ गैस। ये मेन फॉर्मूला बन गया। 2 फॉर्मूले बने थे, एक ये वाला, सेकंड नंबर पे ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड। ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। और ये क्या है, मोल्स ऑफ गैस इन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन
ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है हेनरी लॉ की? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो डेफिनेशन है, कोई भी एक आप याद कर लीजिए, या तो इसके हिसाब से याद कर लीजिए या तो इस फॉर्मूले के हिसाब से याद कर लीजिए। अब इसके हिसाब से बोलोगे तो क्या लिखोगे? द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड per unit volume of the solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of gas in equilibrium with the solution। मतलब मास ऑफ गैस डिसॉल्व, जो जितनी मास गैस की डिसॉल्व हुई होगी इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, एक पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन के कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। जो गैस का प्रेशर है, मतलब जितनी उसकी मास होगा उतना उसका प्रेशर है। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी हमने बताई थी, बस इसी को इंग्लिश में लिख देना है कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अप्लाइड इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। या तो ये वाली याद रख लो, ये क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। ये वेपर फेज की गैस है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज। भाई मोल फ्रैक्शन गैस का जो है वो लिक्विड के फेज में है। भाई लिक्विड के साथ सॉल्यूशन बनाया है तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, और जो प्रेशर है वो गैस के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। तो कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज। हेनरी लॉ की डेफिनेशन, इनके दोनों ये आर्टिकल को इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लीजिएगा। न्यूमेरिकल आने से बहुत कम चांसेस है, फिर भी हम एक दो न्यूमेरिकल करा देंगे। तो अब पढ़ते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन है हेनरी लॉ का, कहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। इफ द सॉल्यूशन कंटेन इतना ग्राम ऑफ इथेन, तब क्या होगा पार्शियल प्रेशर? मतलब कि जब 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम इथेन था तब 1 बार का प्रेशर लग रहा था। जब इतने ग्राम हो जाएगा तो कितना प्रेशर लगेगा? सबसे पहले तो प्रेशर के ऊपर एक ट्रिक समझिए कि हेनरी कांस्टेंट में यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज सेम एज द यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड। भाई हेनरी कांस्टेंट की यूनिट, हेनरी कांस्टेंट मतलब जो KH है, उसकी जो यूनिट होती है वो सेम होती है यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर, यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड, इन लिक्विड। समझिएगा, प्रेशर के लिए अगर एक ट्रिक समझिए कि प्रेशर 1 atm, अगर atm में लिखें तो प्रेशर 1 atm जो होता है वो 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, mm ऑफ Hg, जो कि बराबर होता है 760 टॉर्क। मतलब ये सब आपस में इक्वल हैं। 1 atm 760 mm ऑफ Hg के बराबर है, वो 760 टॉर्क के बराबर है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर है, और 1.01 पास्कल्स के बराबर है। ये होता है प्रेशर। इतनी यूनिट्स होती हैं इसकी, और कैसे दोनों रिलेट करते हैं। जैसे एक एटीएम में कितने mm ऑफ Hg होते हैं, तो 760 mm ऑफ Hg होते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले उसने हमें फॉर्मूला क्या पता है? m इज इक्वल टू KP। ये पहला आर्टिकल फॉर्मूला पता है हमें ना, उसने हमसे रिलेशन पूछी है। पहले तो उसने कहा है कि जब M1 इथेन के लिए M1 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम था, जब इतना मास था इथेन का, तब उसमें P1 मतलब तब उसमें प्रेशर कितना लग रहा था? 1 बार का। तो उसने सेकंड केस में पूछा है कि जब मास 5 इंटू 10⁻² ग्राम हो जाएगा तब प्रेशर पार्शियल कितना लगेगा। तो नॉर्मली अगर हम देखें भी, M1 इज इक्वल टू P1 होगा इसके लिए, और इसके लिए M2 इज इक्वल टू P2 होगा। तो दोनों में ही K तो बराबर ही रहेगा, कांस्टेंट तो बराबर रहेगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे M1 अपॉन P1, और यहाँ पे K की वैल्यू आ जाएगी M2 अपॉन P2। अब K तो आपस में बराबर हैं, तो हमें पता चल गया कि M1 अपॉन P1 शुड बी इक्वल्स टू M2 अपॉन P2। M1 कितना था? 6.56 इंटू 10⁻² अपॉन 5 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू 1 अपॉन P2। भाई इसका मास, इसका ATM 1 ATM था, तो इसका प्रेशर जो 2 निकलेगा, जब इसको डिवाइड कराएंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 1, मतलब 0.762 बार आएगा। इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। इस तरीके से अगर फर्स्ट जो इक्वेशन बनाई थी m इज इक्वल टू KP पे न्यूमेरिकल आया, तो ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा। सेकंड वाले पे एक सवाल देखिए,
सेकंड वाले पे क्वेश्चन आया है कि इफ द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज 0.25 m फाइंड KH, और PG दिया है, मतलब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ मतलब सॉल्वेंट दिया है। तो उसने इसका मतलब समझ पा रहे हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भैया होता है कि PG जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो इसका हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला था। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज, ये सब पता है। तो समझिए ये एक्स ऑफ गैस मतलब ये मोल फ्रैक्शन गैस का पूछ रहा है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? अब सॉल्यूशन है किस चीज का? दो चीजें हैं सॉल्यूशन में, H2S इन वाटर। तो H2S और वाटर दो चीजें हैं। हमें यहाँ पे किसकी बात करनी है? कितना H2S है? इफ द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज इतना, फाइंड द हेनरी कांस्टेंट। तो मोल्स ऑफ गैस, H2S गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यही होता है फॉर्मूला भाई। जिसका निकालते हैं उसके मोल्स ऊपर अपॉन टोटल मोल्स। ये 0.215 m का मतलब क्या है? m मतलब मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? इसका मतलब है कि 0.215 मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg सॉल्वेंट। भाई 1 kg सॉल्वेंट में इतने मोल्स हैं H2S के। और सॉल्वेंट कौन है सवाल में? भाई जहां वाटर, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट वाटर है। तो हमें ये पता चल गया इतने मोल्स हैं H2S के। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने होते हैं? अच्छा, अब ये याद रखिएगा हमेशा, ये एक ट्रिकी है कि हमेशा भी याद रखिए। वैसे भी 1 kg वाटर में 55.55 मोल फ्रैक्शन होता है। 1 kg वाटर का 55.55 मोल फ्रैक्शन होता है। करके देखें तो भाई 1 kg मतलब कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट होता है 1000, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है? 18। तो 18 का जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 55.55 आएगा। तो यहाँ पे KH जो कि निकालना है, मोल्स ऑफ इसके आगे 55.55 था और 0.215, सो 0.215 इसके थे H2S गैस के, 0.215 प्लस 55.55 और प्रेशर ऑफ गैस 0.987। तो KH की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो जो भी आएगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। यूनिट बार में होगी क्योंकि देखो प्रेशर की भी बार में है, तो जैसा प्रेशर होता है वैसे ही हेनरी कांस्टेंट की यूनिट होती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, और वेपर प्रेशर समझेंगे उसके बाद आएगा कि राउल्ट्स लॉ क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। तो पहले समझिए, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला टॉपिक शुरू होता है कि सबसे पहले समझिए सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं। समझिए, एक होते हैं वॉलाटाइल, एक होते हैं नॉन वॉलाटाइल। क्या है इसका मतलब? वॉलाटाइल वो होते हैं जो कि वेपर बनाए, जो वेपर बनाते हैं, और जो वेपर नहीं बनाते हैं, डू नॉट फॉर्म वेपर, वो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन वॉलेटाइल की बात करें तो जैसे हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज भाप नहीं बनाता भैया, उसको हीट करो तो वो नहीं होगा। फ्रक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज कह रहे, सुक्रोज, यूरिया, ये सब नॉन वॉलेटाइल में आते हैं। वॉलेटाइल क्या है? वाटर, वाटर को उबालो भाप बनेगी, स्टीम बनेगी। अल्कोहल, ROH, अल्कोहल है, ईथर है, ROR, या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वाटर, ये सब सब्सटेंस वॉलेटाइल पे आते हैं। तो वॉलेटाइल सब्सटेंस भी दो तरीके के होते हैं। वॉलेटाइल के बारे में समझिए, वॉलेटाइल दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है क्लोज्ड कंटेनर में। क्लोज्ड कंटेनर में भाई कोई चीज़ जब भाप बनेगी तो दो तरीके से रख सकते हैं, या तो उसे क्लोज कंटेनर में रखो या तो उसे ओपन कंटेनर में रखो। अभी समझाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ओपन कंटेनर की बात करें, ये एक बीकर है, इसमें A नाम के मॉलिक्यूल्स हैं, और जो A हैं ये वॉलेटाइल हैं, मतलब ये हीट करने पे ये इवॉल्व होने लगेंगे, ये इवेपोरेट होने लगेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे हीट करी, क्या होगा? A के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, स्टीम के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में वॉलेटाइल हो जाएंगे। ओपन कंटेनर में यही होगा। क्लोज कंटेनर में क्या होगा? अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम वेपर प्रेशर के बारे में समझेंगे कि क्या होता है वेपर प्रेशर। समझिए, बीकर था, ठीक, इसको क्लोज कर दिया ऊपर से। अब इसमें A के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कैसे? वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है।
और हमने यहाँ से अब बर्नर लगाया और हीट करी। ठीक, जैसे हीट करी तो ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर जाना चाहेंगे, इसे यहाँ तक ए के मॉलिक्यूल्स भरे थे, ये ऊपर जाएंगे। अब ऊपर क्योंकि क्लोज कंटेनर है तो बाहर तो जा नहीं सकते, तो वापस नीचे को धक्का देगा। भाई ए के मॉलिक्यूल्स ऊपर गए और क्लोज कंटेनर होने की वजह से इसने इसके नीचे वापस से एक प्रेशर लगाया। अब ये ए जो है ये कैसा है, वोलेटाइल सब्सटेंस, समझिएगा। ठीक, ए गया और ए पे जो लिक्विड वेपर प्रेशर लगा। अब ये लिक्विड वेपर प्रेशर क्या है, ये जो ऊपर जाने वाला प्रेशर है। भाई लिक्विड ने जो प्रेशर लगाया वो लिक्विड वेपर प्रेशर है, लिक्विड वेपर प्रेशर। ठीक है, ऊपर जाने वाला एरो पे है ये। ठीक, हुआ क्या, देखो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मॉलिक्यूल्स की, वैसे वैसे उनकी मूवमेंट बढ़ी। ठीक, और वैसे वैसे क्या होना शुरू हो गया, इवापोरेशन। वैसे वैसे वो चीज़ इवेपोरेट होने लगी। तो यहाँ पे फिनोमेना क्या चल रहा है कि भाई हो क्या रहा है कि लिक्विड है वो वेपर बन रहा है और फिर वेपर जो है वो वापस से लिक्विड बन जा रही है। तो वापस से तो लिक्विड वेपर बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। और जब वेपर वापस से लिक्विड बन रही है तो उसको क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी हो रहा है और वेपोराइजेशन भी हो रहा है। अब एक बात समझिए, शुरुआत में कौन ज़्यादा होगा, जैसे हीट करी तो सबसे ज़्यादा पहले क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है। होंगे दोनों, लेकिन क्या हो रहा है, पहले इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है। पहले ए के सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे आराम से। हमने दो बनाए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले ए के सब मॉलिक्यूल्स गए। भी समझने वाला टॉपिक है, अच्छे समझिए। पहले वेपराइजेशन ज़्यादा होगी, कंडेंसेशन कम होगी। फिर एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब बाद में कि यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर ही चले गए, अब वेपराइजेशन ज़्यादा हो जाएगी, कंडेंसेशन ज़्यादा हो जाएगी, वेपराइजेशन कम होगी। सबसे पहले वेपराइजेशन बढ़ रही, फिर कंडेंसेशन आ रही। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। बस हमें उसी सिचुएशन से काम है। इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा समझिए। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या है कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। मतलब तुम्हें लगेगा कि रिएक्शन हो ही नहीं रही। क्या है, आप 11th में इक्विलिब्रियम भी पढ़ के आए हैं तो इतना तो समझ आना चाहिए क्या हो रहा है। रेट ऑफ वेपोराइजेशन कंडेंसेशन के बराबर है, मतलब कि जितना ज़्यादा वेपर बन रहा है उतना ही कंडेंस होता जा रहा है, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में। आपको समझ नहीं आ रहा कंडेंस हो रहा है कि वेपराइजेशन हो रही है, क्योंकि जैसे वेपराइजेशन उतना ही कंडेंसेशन। जिस रेट पर वेपर बन रहा है उसी रेट पर, उसी तेज़ी से, उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो कंडेंस हुआ जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि एक पहले तो क्या हुआ, रेट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा थी, इनिशियली वेपराइजेशन ज़्यादा थी, फिर फाइनली कंडेंसेशन ज़्यादा हो गई। लेकिन एक मिड फेस, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऐसी आएगी जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे। बस इस समय एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, जो वेपर बन रही हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड, वो जो लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगी एट दिस टाइम, मतलब इक्विलिब्रियम के समय एट दिस टाइम, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। भाई तो नाम से समझ आ रहा है वेपरों का प्रेशर है ना, तो वेपर प्रेशर लगा रहा है। भाई ये वेपर बनी ऊपर, ठीक है, ऊपर कंडेंसेशन हुआ। अब ऊपर वाले जो नीचे आके प्रेशर मारेंगे लिक्विड पे, ये तो लिक्विड वेपर प्रेशर था जो ऊपर जा रहा था, जो ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, और लिक्विड पे जो गैस लिक्विड पे प्रेशर लगा रही है वो वेपर प्रेशर है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन लिक्विड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन, दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। इसे हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। अब एक केस समझिए, हमने माना कि हमने दो कंपाउंड डाले, भाई बीकर में वॉलेटाइल ही है, ए भी डाला और बी भी डाला, दोनों ही वॉलेटाइल। ठीक, अब समझिएगा। भाई अभी अभी हम हेनरी लॉ में एक चीज़ पढ़ के आए थे, किसी चीज़ का जितना ज़्यादा मास उसके उतने ज़्यादा मोल, और जिसके जितने ज़्यादा मोल उसका उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में। ठीक, ये तो हमें पता है।
तो हमें ये पता है कि प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। भाई ए जो है वो उतना ही प्रेशर लगा पाएगा जितना उसका मोल फ्रैक्शन है, मतलब जितना वो है सॉल्यूशन में उतना प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक, तो यहाँ पे अब हमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो पी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब समझिएगा पी ए नॉट एक्स ए। अब ये क्या है, यहीं से राउल्स लॉ की शुरुआत होती है। पी ए क्या था, क्योंकि देखो सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, ए भी है और बी भी है। जब अकेला ए प्रेशर डाल रहा था तो वो पी नॉट था, और अब सॉल्यूशन में कई चीज़ें आ गई हैं, इसलिए अब पार्शियल प्रेशर डाल रहा है, पूरा नहीं डाल पा रहा है, पार्शियल, कुछ बहुत वो डालेगा तो बी भी तो कुछ बहुत डालेगा ना, सारा प्रेशर ए का ही तो है नहीं। अब आते हैं, जैसे ये क्या है, तो ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, जो ए पार्शियली वेपर प्रेशर लगा रहा है। ठीक, पी ए नॉट क्या है, ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए मतलब कि अगर इसमें बी ना होता, सिर्फ ए ही ए होता, तो जो प्रेशर निकलता वो प्योर वेपर प्रेशर होता, लेकिन अब बी भी आ गया है, तो प्योर यहाँ पे, पार्शियल यहाँ पे, और ये मोल फ्रैक्शन ही रहेगा। ऐसे अब बी के लिए बात करें तो पी बी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी बी बराबर किसके होगा, पी बी नॉट, जब बी अकेला होता तो कितना डाल रहा होता, और एक्स से, एक्स बी। ठीक, इससे हमें तीन फॉर्मूले पता चल गए। वैसे तो हमें ये फॉर्मूला चल गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो पी ए नॉट एक्स से, मतलब उस पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, प्योर वेपर प्रेशर का प्रोडक्ट कर दो उसके मोल फ्रैक्शन के साथ, बस यही है राउल्स लॉ। अभी पढ़ेंगे राउल्स लॉ की डेफिनेशन, तब समझ आएगा। और तो एक बात बताओ, सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा, भाई ए का प्रेशर इतना है, बी का प्रेशर इतना है, ए बी से सॉल्यूशन बना है। अब प्योर की बात नहीं करनी, ये दोनों पार्शियल बना के ही तो सॉल्यूशन का काम कर रहे होंगे, तो पीएस जो होगा वो पी ए प्लस पी बी होगा, कि ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर मिल गया, तब सॉल्यूशन का हमें प्रेशर पता चल गया। अब पी ए की वैल्यू रख दूं, पी ए क्या है, पी ए नॉट एक्स ए, पी बी क्या है, पी बी नॉट एक्स बी, दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो ये तो तब है जब हमें पार्शियल दिया और सॉल्यूशन का पूछे तो हम ये लगा देंगे, अगर हमें प्योर दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है, तब सॉल्यूशन पूछे ये लगा देंगे। अब अगर हमें एक ही का मोल फ्रैक्शन दिया है, दोनों के नहीं दिए, तब क्या करें भैया, समझो हमने एक फॉर्मूला बताया था, मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर होगा। भाई जो भी कंपाउंड है उनका मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा, तो हम क्या ये लिख सकते हैं, पी ए नॉट एक्स ए रहने दो, हमें एक्स बी नहीं दिया मान लो, तो हम ये लिख सकते हैं पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। भाई एक्स बी जो होगा वो 1 माइनस एक्स ही तो होगा, तो हमने यहाँ पे रख दिया, बस ये तीन फॉर्मूले बन गए। और यहीं से राउल्स लॉ का एक बुनियाद सी रख दी गई है, पूरा तरीके से मैं ये कहूँ राउल्स लॉ बता ही दिया, बस उसकी डेफिनेशन बतानी रह गई है, क्या है राउल्स लॉ, ये बात समझ आती है। अब राउल्स लॉ पे आते हैं। राउल्स लॉ हमसे यही कहता है, यही उसकी डेरिवेशन है। क्या है राउल्स लॉ, एट अ गिवन टेम्परेचर, उसकी डेफिनेशन आप लोग नोट करिएगा, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड। हाँ ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर पर जब इसे हीट करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, सॉल्यूशन किसका है, वॉलेटाइल, भाई वॉलेटाइल ही होने चाहिए, नॉन वॉलेटाइल हुए तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर प्रेशर लगाएगा ही नहीं, जब उड़ेगा ही नहीं। तो एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, भाई ये ईच है, ये ए है और ये बी है, तो ईच की बात कर रहे हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट in a solution is equal to the product of pure vapor pressure of that component and the mole fraction of that component with the solution। मतलब कि बस ये इक्वेशन को उसने लिख दिया है, क्या है कि भैया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, बस यही है राउल्स लॉ। अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताएं तो हमें पता चल गया कि भैया जो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए के, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी के, जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही प्रेशर वो लगाएंगे। ठीक है, तो पी ए नॉट एक्स ए जो है, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए हमें पता है, इसको हम जनरल जो मैथ्स की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी तो कांस्टेंट होता है, तो स्लोप क्या है और वो क्या है, y एक्सेस पे पार्शियल प्रेशर को रख दिया, ठीक,
एक्स किसके बराबर है, एक्स ए के, तो एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन रहेगा, और जो एन होता है, जो स्लोप होता है, वो पी ए नॉट है। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बन रहा है, समझिएगा। क्या यहाँ पे हमें वाई एक्सिस पे क्या रखना है, पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए, तो पी ए हमने वाई एक्सिस पे रख दिया। अब हमें एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, मोल फ्रैक्शन, तो एक्स ए रख दिया। अब हमें स्लोप कैसा, पी ए नॉट निकालना है। पी ए नॉट स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, ये स्लोप जाएगा, ये पी ए नॉट गया। तो ये जो स्लोप है ये पी ए नॉट है, ये स्लोप है ये जो पी ए नॉट है। अगर हम बी के लिए बनाएंगे तो ऐसे ही होगा, ये बी का ये का। अगर पूरे सॉल्यूशन के लिए बनाएं कि ए और बी दोनों का है, तब क्या होगा ये समझो। पहले उससे एक बात समझो, प्योर ए कब कहेंगे भाई, हमने कहा कोई मोल फ्रैक्शन जो होता है वो जीरो से बड़ा होगा हमेशा, मोल फ्रैक्शन जीरो से हमेशा बड़ा होगा और वन से हमेशा छोटा होगा, जीरो से हमेशा बड़ा होगा और वन से हमेशा छोटा होगा। और हमें ये पता है कि जैसे दो कंपोनेंट हैं एक्स ए एक्स बी, तो वन के बराबर होगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। हमें कह रहे हैं प्योर ए कब मिलेगा, प्योर ए तब मिलेगा जब बी का मोल फ्रैक्शन हो ही ना, बी हो ही ना, उसमें वो इंक्लूडेड ही ना हो, बी का कोई सहयोग या योगदान ही ना हो, मतलब एक्स बी ज़ीरो हो जाए, तब हमें एक्स ए मिल जाएगा प्योर, मतलब तब हमें प्योर ए पता चल जाएगा। प्योर ए कब मिलेगा, जब बी का मोल फ्रैक्शन जीरो हो, ये प्योर ए बन जाएगा। तो प्योर बी कब मिलेगा, जब ए का मोल फ्रैक्शन जीरो, मतलब एक्स से बराबर अगर जीरो है, मतलब जीरो प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू वन, तब हमें प्योर बी मिल जाएगा, ये प्योर बी मिल जाएगा, ठीक। अब कंबाइंड ग्राफ देखते हैं, समझिएगा। क्या बना रहे हैं अभी समझ आते हैं, समझो। हमने कहा यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपनी बात को। यहाँ पे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, हमें पता है मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पे रहता है। एक तरफ हम पार्शियल प्रेशर ए का लिए ले रहे हैं और एक तरफ हम पार्शियल प्रेशर बी का मान ले रहे हैं। हमने मान के चला कि शुरुआत में यहाँ पे प्योर ए था, प्योर ए के लिए क्या चाहिए हमें, प्योर ए मतलब कि एक्स बी ज़ीरो हो जाए, बी का कोई मोल फ्रैक्शन हो ही ना और ए का ही मोल फ्रैक्शन हो। तो प्योर ए कितना प्रेशर लगाएगा, इसमें तो पार्शियल प्रेशर रखते थे, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर रखा जाता था। अब यहाँ पे प्योर ए है, मतलब अब ये प्योर प्रेशर रखे, मतलब पी ए नॉट हो जाएगा अब, क्योंकि सिर्फ ए है तो प्योर प्रेशर लगाएगा, प्योर वेपर प्रेशर लगेगा। स्लोप कैसा जाएगा भैया, वो तो ऐसे जाता है, ठीक है, ये गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप क्या है, बस अब ये वहाँ पे स्लोप क्या हो रहा था, स्लोप होता है पी ए नॉट, जब हमने नॉर्मल केस में किया था। यहाँ पे क्या है अभी समझ आते हैं। तो ये तो हो गया जब ए प्योर था। अब समझो होगा क्या, धीमे धीमे बी ज़ीरो था, तो बी तो ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, ए वन है। ए वन का मतलब समझ रहे हैं कि ए जो है वो पी ए नॉट है, अपने मैक्सिमम पे है, मतलब ए मान लो कहीं यहाँ कहीं है पी ए नॉट पे, अभी बताते हैं। तो धीमे धीमे बी जो ज़ीरो था वो बढ़ता 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 एक समय ऐसा आया कि बी मैक्सिमम हो गया। तो जब बी मैक्सिमम हो गया मतलब बी वन हो गया, तो ए ज़ीरो हो गया होगा, तब यहाँ पे प्योर बी मिल जाएगा। बस एक बार प्योर बी किया, एक बार प्योर ए किया। जब बी बना होगा तो बी ने भी अपना स्लोप निकाला होगा, इसे बी का स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्स बी वन था, मतलब प्योर बी था, तो यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है ये पी बी नॉट होगा, प्योर बी का प्रेशर, और यहाँ पे पी ए नॉट होगा, प्योर ए का प्रेशर, क्योंकि यहाँ ए ज़ीरो था। अच्छा, ये वाले थोड़ा ऊंचा रखते हैं, ये वाला थोड़ा कम रखते हैं, ये कॉलिजन थ्योरी में पता चलेगा। क्योंकि धीमे धीमे जैसे कि रिएक्शन होती रहती है, तो इसका प्रेशर क्यों ज़्यादा आया, क्योंकि पूरी रिएक्शन हुई, कुछ कंपाउंड बढ़े होंगे तो प्रेशर ज़्यादा आया होगा। तो ऐसा ही आप ग्राफ बनाएंगे जैसे बना है, अभी समझाते हैं, ठीक है। ये आ गया, पी ए नॉट हो गया, ठीक। अब जो स्लोप है वो क्या है, तो इसकी बात करें, ये अगर इसके लिए बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि पी ए नॉट, जो प्योर पी ए नॉट था वो एक समय बाद ज़ीरो हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में वो पी ए पे चला होगा, मतलब उसका कुछ पार्शियल प्रेशर लग रहा होगा। और सेम यहाँ पे ये एक्स बी ज़ीरो था और एक्स बी नॉट पी बी नॉट हो गया, तो यहाँ पे पी बी पार्शियल बी ने लगाया होगा, तब पार्शियल बढ़ते 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 प्योर हो गया, ठीक। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, ये हल्का सा ऊंचा सा, ये क्या है, ये पी एस है, पी ए प्लस पी बी, ये है सॉल्यूशन का प्रेशर। यहाँ से सॉल्यूशन का प्रेशर निकलता है, मामला खोल दें तो हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए, पी बी नॉट एक्स बी। ये है कुछ राउल्स, ये है पूरा आपका राउल्स लॉ।
अब पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्या होता है वो समझाता है। ये ग्राफ अगर आपको याद है तो पॉजिटिव नेगेटिव के भी ग्राफ हो जाएंगे आराम से, कुछ नहीं, पॉजिटिव वाले में सारी में ऊपर को करा देना, ठीक, और नेगेटिव वाले में सबको नीचे कर देना, वो हम समझा देंगे भी। ये देखिए राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन है। अब इस सवाल को कैसे करना है, कहाँ पे कौन से फॉर्मूले लगेंगे उसको समझिए। सवाल दिया है कि एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 28% बाय वेट ऑफ अ लिक्विड, मतलब एक एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा है? एक्वस से पता चल गया कि सॉल्यूशन में वाटर तो है। 28% बाय वेट ए भी है, एक ए नाम का भी लिक्विड है जो कि 28% बाय वेट है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 140 है, और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 0.210 है। तो बताइए कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कितना होगा, इस लिक्विड का प्योर वेपर प्रेशर कितना होगा अगर इसका प्योर मतलब वाटर का प्योर 0.918 ग्राम है। तो समझो, पहले तो उसने हमें ये बताया है कि 28% बाय मास है जो सॉल्यूशन है लिक्विड का। 28% बाय मास का मतलब समझ रहे हैं, हमने पहले बताया था। इसका मतलब है कि 28 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक। अब 28 ग्राम सॉल्यूट है तो 72 ग्राम वाटर होगा, सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्यूट लिक्विड है। तो इसके मोल्स निकालने पहले, क्यों निकाल रहे हैं मोल्स, समझो। हमें सॉल्यूशन का प्रेशर पता है, हमें कंपोनेंट का चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB होता है, PA मतलब PS इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। तो पार्शियल तो हमें पता ही नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्योर वाला, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, बस। अब हम इसके मोल्स निकालने, तो इसके मोल कितने होंगे, Na लिक्विड के मोल्स कितने, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 28 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है तो दिया हुआ था 140, इसके मोल्स आ जाएंगे 0.2, ठीक। अब इसका PA नॉट कितना है यही पूछा गया है। कैलकुलेट द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड VP, मतलब लिक्विड का प्योर वेपर प्रेशर निकालो, तो लिक्विड A का प्योर वेपर प्रेशर यही मैं पूछा है। वाटर कितने मोल्स हैं, तो वाटर का वेट कितना है 72 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, मतलब 4 मोल है वाटर के, और वाटर का प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 37 डिग्री सेल्सियस इतना है, मतलब वाटर का प्योर वेपर कितना है 0.918 बार, ठीक है, इसका निकालना है। टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर है 0.210, मतलब 0.210, ठीक है। PA नॉट हमें निकालना है, XA कितना है, मोल फ्रैक्शन पूछा है, मोल नहीं पूछे, मतलब मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। सेम PB नॉट कितना दिया है 0.198 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हम दोनों के मोल्स रखते हैं, जो हमें वैल्यूज पता है उनको रखते हैं, ठीक है। तो PA नॉट Na कितना है 0.2, तो 0.2 प्लस NB कितना है 4 प्लस 0.918, सॉरी यार 198 है, बार 198, NB कितना है 4 अपॉन 0.2 प्लस 4, सॉल्व कर देंगे तो PB जो PA नॉट है वो निकल आएगा। कमेंट करिएगा आंसर कितना आया। ये होगा राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल की, कैसे राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल करने हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझिए, राउल्ट्स लॉ पे ही है। देखो राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, जो मेन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वन ऑफ फैक्टर है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए हम और वैसे भी सब चीज़ पढ़िए, क्योंकि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तब तो आएगा ही, ISC में इतना नहीं आता है। आते हैं, लिखा है कि 2 लिक्विड्स हैं A एंड B, 2 लिक्विड हैं A एंड B, वेपर प्रेशर है इतना और इतना, मतलब A का इतना है B का इतना है, एक आइडियल सॉल्यूशन है दोनों का। कैलकुलेट XA, मोल फ्रैक्शन A का निकालो, और ऐसा कि दोनों लिक्विड जब इक्वल पार्शियल प्रेशर पे हों। तो उसने सबसे पहले तो हमें PA नॉट दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ है वेपर प्रेशर इतना एंड इतना, अलग अलग दिया, इसलिए हम समझ गए कि प्योर है। तो A का कितना है 0.658 बार, ठीक। B का कितना है 0.264 बार, ठीक है। क्या रहा आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द टू, कैलकुलेट x, ठीक। तो हमें अच्छा एक बात पता चल गई कि मोल फ्रैक्शन दोनों का बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन दोनों का XA प्लस XB 1 के बराबर होता है, हमें पता था। तो XB कितना होगा 1 माइनस XA, बस ये भी पता है। अब हमसे उसने कहा क्या है कि XA निकाल के दो, और एक उसने कंडीशन ये लगाई है हैव इक्वल पार्शियल प्रेशर, दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल है, मतलब PA जो है वो PB के बराबर है। बस इससे अच्छा क्या है, दोनों के फॉर्मूले खोलो, मतलब PA नॉट XA जो है वो PB नॉट XB के बराबर है।
हाँ सही बात। पी ए नॉट कितना दिया है 0.658, हमसे पूछा क्या था एक्स से, एक्स से को ऐसे रहने दो। पी बी नॉट कितना दिया था 0.264। अब एक्स बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स से, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, बस यहीं पे काम करो। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.658 एक्स से इक्वल्स टू 0.264 माइनस 0.264 एक्स से, तो ये एक्स से है, इसको यहाँ प्लस में भेजोगे तो एक्स से की वैल्यू टोटल आ रही होगी 0.264, डिवाइड करेंगे 0.922 से, इन दोनों को प्लस करोगे 922 आएगा, तो एक्स से आ जाएगा 0.286। इस तरीके से राउल्ट लॉ के क्वेश्चन करने हैं। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, और जिससे एक क्वेश्चन FIB MCQ वगैरह में दिख ही जाता है हर साल, तो समझिएगा आराम से। वैसे इसके एग्जाम्पल आते हैं और वो एग्जाम्पल हम आपको बता देंगे, उनको याद कर लीजिएगा। है क्या आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो तरीके के सॉल्यूशन है। उससे पहले कुछ चीज़ें समझिए। देखो एनर्जी जो होती है वो हमेशा स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी इन्वर्सली होती है स्टेबिलिटी के। देखिए जब आप स्टेबली खड़े हैं तो आपकी कम एनर्जी लग रही है, लेकिन अगर आप एक पैर पे खड़े हो जाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो जितना व्यक्ति स्टेबल है उतनी उसको कम एनर्जी लगानी पड़ रही है, और जितना कम स्टेबल है उतनी ज़्यादा एनर्जी। अब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं समझो। आइडियल सॉल्यूशन वो है जो कि फॉलो करे राउल्ट्स लॉ को, सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल होते हैं। मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी होता है, बस वो वाला सॉल्यूशन, ठीक। जिसमें फोर्स ए और ए के बीच में जितनी लग रही है, या फोर्स बी और बी के बीच में जितनी लग रही है उतनी ही ए और बी के बीच में भी लग रही होगी। ये क्या है समझो। ए बी, जैसे सॉल्यूशन एक रिएक्शन हुई ए प्लस बी गिव राइज टू ए बी, तो A2 प्लस B2 गिव राइज टू 2AB, ठीक। अब समझिएगा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि A के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जितनी फोर्स लगा रहे हैं, B के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जितनी फोर्स लगा रहे हैं, उतनी ही फोर्स A और B आपस में भी लगा रहे होंगे। A जितना लगा रहा है, B जितना लगा रहा है, उतना AB भी लगा रहा है, प्रोडक्ट भी उनका उतना ही फोर्स लगाता है, ठीक। 2 पॉइंट हुए। तीसरा है इनका डेल्टा V मिक्स 0 होता है, इनका डेल्टा H मिक्स 0 होता है। अभी डेल्टा H डेल्टा V क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, गिव्स फ्री एनर्जी। और जब आपने वहाँ पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में, तो डेल्टा V मिक्सिंग डेल्टा H मिक्सिंग क्या होता है नहीं आता, तो फिर आपको अभी शॉर्ट्स बना देंगे, उस पर समझिएगा। वैसे क्या है देखो, इसकी कुछ वॉल्यूम इसकी कुछ वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम का मिक्सचर 0 आया होगा, ठीक है। डेल्टा H मिक्सिंग, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, मेन इनके एग्जाम्पल्स हैं दोनों के ही। अच्छा, और अब नॉन वो क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? सिंपल। अब जब आइडियल पता चल गया, नॉन आइडियल क्या, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, नॉट फॉलो, ठीक है। नॉट फॉलो मतलब जिसमें PS बराबर नहीं होता PA नॉट एक्स ए के, बराबर नहीं होता PA नॉट एक्स ए प्लस PB नॉट एक्स बी के। अब नहीं होता तो क्या होता है, तो दो केसेस बनते हैं, या तो फिर वो पॉजिटिव होगा या तो फिर वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगी या नेगेटिव डेविएशन होगी। अब ये क्या कह रहा है भैया समझो, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल ये है भाई, यहाँ पे क्या था कि डेल्टा V 0 डेल्टा H 0, ये सब 0 आ रहे थे, ये बराबर आ रहा था, ये इक्वल था, ये 0 थे। तो यहाँ पे 0 तो नहीं होगा, तो क्या होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन है तो सब कुछ प्लस होगा, मतलब डेल्टा V मिक्सिंग भी प्लस होगी, पॉजिटिव में आंसर आएगा। डेल्टा H मिक्सिंग भी पॉजिटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। F जो है A और A के बीच में ज़्यादा लग रही होगी AB के कंपैरिजन में, AB के कंपैरिजन में, इसमें उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव है मतलब डेल्टा V नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव, और A के बीच से ज़्यादा AB के बीच में लग रही होगी फोर्स, ठीक है। मेन इनके क्या है, मेन है इनके एग्जाम्पल। अब आइडियल के 2-3 एग्जाम्पल, नॉन आइडियल के 2-3 एग्जाम्पल, और नॉन आइडियल में पॉजिटिव के और नेगेटिव के ये आते हैं और हर साल आते हैं। पहले हम नॉन आइडियल में पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लें, क्या पता मैचिंग में आ जाए या आपको लिखने को आ जाए कि आइडियल के 2-3 बताइए। तो देखो
सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन की आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो करिए समझिए। पॉजिटिव डेविएशन के कुछ एग्जांपल, पहला वाटर प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल। और आप जो भी बुक से पढ़ते हो उसमें जितने भी इनके एग्जांपल हैं उनको साथ से रख लीजिएगा। हम 3 बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं, वो वाटर इथेनॉल, एसीटोन इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल। तो आप इसको एक तरीके से क्या कहते हैं, याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल तो कॉमन है और बगल वाला ही डिफरेंट कर रहा है। नेगेटिव में वाटर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस एसीटोन। ये इधर आ जाए, अगर हम आइडियल सॉल्यूशन में आए तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल N-हेक्सेन, N-हेप्टेन, ठीक है। N मतलब नहीं जानते होगे तो आप मेरा शॉर्ट देखिए, उसमें पता है कि N आइसोनियो कब लगाते हैं। बेंजीन, टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। मतलब देख रहे हैं आप, सेम जैसे कंपाउंड्स हैं, तब वो आइडियल सॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन हो पा रही है, सब कुछ सही है, PS = PA0X से है। और नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक। अब इनके ग्राफ क्या हैं, देखो आइडियल का ग्राफ हमने आपको बताया था, जो अभी आपको ये वाला ग्राफ बताया था, ये कि ये PA0 है, ये PB0 है, यहाँ XA1 था, यहाँ XB0, बस ये हमने आइडियल का बताया था। अब नॉन आइडियल में पॉजिटिव का कैसा होता है, नेगेटिव का क्या ऐसा होता है, देखिए यहीं पे देखते हैं। पॉजिटिव के लिए जो हमारा ग्राफ था वैसे ही बना रहेगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे XB1 हो गया है, यहाँ पे XA1 था, यहाँ पे PA0 निकल रहा था, यहाँ पे PB0 आ रहा था, ठीक है। ये स्लोप इसको गया था, ये स्लोप ऐसे गया था, ये वाला जो स्लोप था, और इन दोनों के बीच में ये जो आ रहा था ये PS था, ठीक है। अच्छा, यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखो XA1 था, PB0 पूरा बन रहा था, ये PB था, ये PA था। होगा क्या, अगर पॉजिटिव की बात करें तो ये सब ऐसे होंगे, मतलब ये जो लाइन है ये ऊपर को जा रही होगी, ये वाली भी ऊपर को जा रही होगी, ये वाली भी ऊपर को जा रही होगी, अगर पॉजिटिव हो रहा होगा। अगर नेगेटिव होगा, मतलब अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ये ऊपर को जा। अच्छा, डॉटेड ये वाली बनाना जो आइडियल है, और जो रियल है उसको ऐसे करना, ये पॉजिटिव के लिए ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। नीचे वाली सब मिटा देना, मतलब पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ है, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हो गया। नेगेटिव के लिए क्या करोगे, सेम ग्राफ में सब कुछ नीचे को कर देना, मतलब ये जो है ये ऐसे था, ठीक है। नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव में क्या करोगे, इसको नीचे को, इसको भी नीचे को, इसको भी नीचे को। अगर आपको एक ये देखिए नोट से दिखाते, इस तरीके से ये आइडियल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इस तरीके से ये जो मेजर पार्ट है, जो जितना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, कुछ बहुत इसमें राउल्स लॉ, हेनरी लॉ से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। सॉल्यूशन बड़ा चैप्टर है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसमें इतना टाइम लगता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, RLVP क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑस्मोसिस वगैरह, उनके न्यूमेरिकल्स, और लास्ट में वांट ऑफ फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे कि एसोसिएशन डिसोसिएशन में कैसे हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, जो कि बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। केमिस्ट्री की उम्मीद तो यहाँ से होनी ही थी, तो उम्मीद तो रखो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा।